मित्रों नमः संस्कृताय, मैं महावीर सिंह यादव आप सबका आज के इस प्रश्न पत्र में स्वागत करता हूं। रीट पात्रता परीक्षा का जो सन 2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था, जिसमें भाषा प्रथम के जो प्रश्न आए हैं 30, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। आज उत्तर समीक्षा करते समय सभी उदाहरणों पर विशेष रूप से हम ध्यान देते ही हैं, लेकिन विशेष रूप से उदाहरण क्या कहना चाह रहा है, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, ये हम विश्लेषण करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रथम प्रश्न है, विचार अभिव्यक्ते साधनम अस्ति श्रवणम पद्यम पठनम भाषा। विचार अभिव्यक्ति का साधन क्या है? तो एकदम सटीक उत्तर आएगा भाषा, क्योंकि आचार्य दंडी ने कहा है भाष्यते अनया इति भाषा। आचार्य दंडीकृत काव्यादर्श ग्रंथ अनुसार भाष्यते अनया इति भाषा। विचार एवं भाव अभिव्यक्त करने वाली, जो विचार और भावों को अभिव्यक्त करने वाली है, वही भाषा है। विचार मानव मस्तिष्क में आते हैं, भाव मानव हृदय में। विचारों की जननी बुद्धि है, भावों की जननी आत्मा है। बुद्धि का निवास स्थल मानव हृदय में होता है, आत्मा का निवास बुद्धि का निवास स्थल मानव मस्तिष्क में होता है, आत्मा का निवास स्थल मानव हृदय में माना जाता है। विचार चिंतन का विषय है, भाव मनन का विषय है, यह ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अग्रिम प्रश्न है, द्वितीय प्रश्न है, चतुर्षु कौशलेषु द्वितीयम अस्ति। 4 भाषा कौशलों में से द्वितीय कौन सा है? पठनम, भाषणम, श्रवणम, लेखनम। देखिए, 4 भाषा कौशलों में से कौन सा जो है वो द्वितीय कौशल है? तो देखिए, श्रवणम प्रथम भाषा कौशल, पहला भाषा कौशल है। द्वितीय भाषा कौशल है भाषण। तृतीय भाषा कौशल है पठनम। और चतुर्थ भाषा कौशल है लेखनम। हमसे पूछा गया है चारों में से द्वितीय, तो बी ऑप्शन आएगा। कौशल। तो इनका सही क्रम क्या रहा? श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। अब देखिए, अग्रिम प्रश्न की ओर चलते हैं। संस्कृत शिक्षण से मनोवैज्ञानिको अयम सिद्धांत अस्ति। संस्कृत शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा है? मौखिक कार्य से सिद्धांत है, चयन विभाजनयो सिद्धांत है, रुचि सिद्धांत है, वैयक्तिक विभिन्नता सिद्धांत है। तो जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है वो रुचि का सिद्धांत या रोचकता का सिद्धांत है। इसको रोचकता सिद्धांत भी कहते हैं। छात्रों में
पठन पाठन में रुचि पैदा हो सके, वो सिद्धांत रोचकता का सिद्धांत होता है। वो रोचकता कई कारणों से हो सकती है। भाषा कौशल अध्यापन कौशलों से भी हो सकती है, श्रव्य दृश्य संसाधनों से भी हो सकती है, और समुचित विधि का प्रयोग करके भी हो सकती है। अग्रिम प्रश्न है चतुर्थ प्रश्न, संस्कृत शिक्षण से प्राचीनतम अयम विधि। संस्कृत शिक्षण की ये प्राचीनतम विधि है। पारायण विधि, पाठशाला विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि। देखिए यहां एकदम सही उत्तर आएगा पाठशाला विधि। इसे पंडित प्रणाली भी कहते हैं और इसे गुरुकुलीय विधि भी कहते हैं। पंडित प्रणाली या गुरुकुलीय विधि के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे प्राचीन जो है परंपरागत शिक्षण विधियों में वो पाठशाला विधि है। इसमें शिक्षण का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता था, समाप्ति जो है समावर्तन संस्कार से होती थी। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षणाय सर्वोत्तम अयम विधि। संस्कृत भाषा शिक्षण के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है? निर्वाद विधि, व्याख्या विधि, व्याकरणवाद विधि, विश्लेषणात्मक विधि। तो देखिए 4 विधियों के नाम दिए हुए हैं। संस्कृत शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधियां ए है निर्वाद विधि, या इसको सुगम विधि भी कहते हैं, अथवा इसको प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। ये ध्यान दीजिए। इस विधि में भाषा को भाषा माध्यम में पढ़ाया जाता है। हिंदी है तो हिंदी माध्यम में, अंग्रेजी तो अंग्रेजी माध्यम में, संस्कृत है संस्कृत माध्यम में। मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं होता। ये विधि संस्कृत शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। अग्रिम प्रश्न है, संस्कृत अध्यापनस्य अधिगम साधनानि मुख्यतः कति भागेषु विभक्ता। संस्कृत अध्यापन के अधिगम के साधन मुख्यतः कितने भागों में विभक्त है? द्वयो, त्रिषु, चतुर्षु, पंचसु। तो देखिए सटीक उत्तर आएगा बी, त्रिषु। अधिगम के साधन देखो, श्रव्य, सुनने योग्य, दृश्य, देखने योग्य, श्रव्य दृश्य, मिश्रित। अब देखिए बढ़ते हैं आगे, तो यह सही उत्तर बी आएगा। अग्रिम प्रश्न है, शिक्षकस्य शिक्षणस्य आधारभूतानि भवन्ति। शिक्षक के शिक्षण में आधारभूत होते हैं, बेसिक होते हैं, श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, पाठ्य पुस्तकानि। देखिए यहां पूछा गया है कि शिक्षण के आधारभूत, सहायक नहीं पूछा, आधारभूत पूछा है, तो यहां सटीक उत्तर आएगा डी। ये सहायक साधन है तीनों। शिक्षण सहायक उपकरण होते हैं ये। और ये जो है पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक को विद्यार्थी के लिए लिखित गुरु भी कहा जाता है, अध्यापक के जो है शिक्षण का आधार भी माना जाता है, पाठ्यक्रम का प्रतिबिंब भी माना जाता है।
लिखित परीक्षाई प्रश्नानाम प्रकार सन्ति। लिखित परीक्षा में प्रश्नों के प्रकार हैं त्रय 3, चत्वार 4, पंच 5, षट 6। लिखित परीक्षा में प्रश्नों के मुख्यतः प्रकार अगर देखे जाएं तो आपसे पूछा जा रहा है 3 है, 4 है, 5 है या 6 है, तो सटीक उत्तर आएगा बी 4। लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, और एक होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मुख्यतः ये होते हैं। अब वस्तुनिष्ठ में रिक्त स्थान वाले भी आ सकते हैं, रिक्त स्थान पूर्ति के भी आ सकते हैं, शब्द चयन के भी आ सकते हैं, क्रम संयोजन के भी आ सकते हैं, बहुविकल्पात्मक प्रश्न होते हैं वहां। वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो मुख्यतः 4 हैं, तो यहां बी ऑप्शन को चयन करना चाहिए। अग्रिम प्रश्न है शलाका परीक्षा उपयुक्ता वर्तते। शलाका परीक्षा उपयुक्त है सर्वेभ्य छात्रेभ्य, मेधावी छात्रेभ्य, मंदबुद्धि छात्रेभ्य, समस्याग्रस्त छात्रेभ्य। तो शलाका परीक्षा परंपरागत मूल्यांकन की विधि है, तो ये मेधावी छात्रों के लिए है, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए। शलाका परीक्षा परंपरागत मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। परंपरागत मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है, यह ध्यान रखिएगा। और इसमें प्रतिभाशाली या मेधावी छात्रों का शास्त्रार्थ होता था, उनसे प्रश्न किए जाते थे। जहां एक लकड़ी का टुकड़ा या कोई जो है धागा या कोई जो है मोरपंख पुस्तक में जहां गिर जाता था, वहीं से प्रश्नावली तैयार की जाती थी और वहीं से प्रश्न पूछे जाते थे। तो परंपरागत संस्कृत शिक्षण में ये सर्वश्रेष्ठ विधि थी मूल्यांकन की। तो ये मेधावी छात्रों के लिए थी, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए थी, उच्च मेधा वाले विद्यार्थियों के लिए थी। अग्रिम प्रश्न है, देखिए अग्रिम प्रश्न को आगे बढ़ाने के लिए पहले गद्यांश आया है। इस तरह का गद्यांश आएगा, निम्नलिखित अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य प्रश्न समाधेय। निम्नलिखित गद्यांश को, अपठित गद्यांश को आधार बना करके प्रश्न संख्या 11 से 15 तक समाधान करना है, अर्थात उत्तर देना है। अस्माकम, कोई भी अपठित गद्यांश आए तो उसे 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए ताकि वो भली भांति समझ में आ जाए। और फिर समझ में नहीं भी आए तो जो है उसमें देखिए कि कहाँ कहाँ प्रश्न के शब्द ज़्यादा आ रहे हैं, वहीं उस प्रश्न का उत्तर उपलब्ध होता है। अस्माकं भारतम विभिन्न भाषा जाति धर्म संप्रदायानां च राष्ट्रमस्ति। हमारा भारत विभिन्न भाषा जाति धर्म संप्रदायों का राष्ट्र है। एतस्य एकतायै सर्वेषु जनेषु समुचित परम आवश्यका अस्ति। इसकी एकता के लिए सभी जनों में सुमति, सुमति का मतलब है अच्छी बुद्धि, परम आवश्यक है। मत्यो विभिन्नता एवं विवादस्य कारणम भवति। मति की भिन्नता या विचारों की भिन्नता ही विवाद का कारण होती है। यदा सर्वेषां भारतीयानां मतय समाना भविष्यन्ति तदा विवादस्य स्थाने संवादः भविष्यति। जब सभी भारतीयों के मत समान होंगे तभी विवाद के स्थान पर संवाद होगा। संवादेन सर्वासां समस्यानां समाधानं भवितुं शक्नोति। देखो, संवाद से, वार्तालाप से सभी समस्याओं का हल हो जाता है। भारतस्य धर्मनिरपेक्ष रूपम संरक्षणार्थ सर्वेषु सुमति अनिवार्य अस्ति। भारतीयों में धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के संरक्षण के लिए सभी में सुमति आवश्यक है। अब देखिए तो क्या कह रहा है ये कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुंदर बुद्धि है, जहां अच्छी बुद्धि है, जहां अच्छे विचार हैं,
वहाँ सफलता मिलती है। तो हमारा भारत विभिन्न भाषाओं, जाति, धर्म, संप्रदायों का राष्ट्र है। इसकी एकता के लिए सभी लोगों में सुमति परम आवश्यक है। मति की विभिन्नता ही विवाद का मूल कारण होती है। जब सभी भारतीय के मत समान होंगे तब विवाद के स्थान पर संवाद होगा और संवाद से सभी समस्याओं का हल हो जाता है, हल किया जा सकता है। भारत की धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के संरक्षण के लिए सभी में सुमति अनिवार्य है। अब देखिए प्रश्न है अगला इसके आधार पर, उपर्युक्त गद्यांश से राष्ट्रम इति पदे का विभक्ति। राष्ट्र शब्द में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है, द्वितीया है, षष्ठी है या सप्तमी है? तो राष्ट्रम शब्द में यहां प्रथमा विभक्ति है, क्योंकि राष्ट्र शब्द नपुंसक लिंग का है। प्रथमा विभक्ति एक वचन है राष्ट्रम में। अब बढ़ते हैं आगे। सुमति इति पदे क्या समास है? सुमति में कौन सा समास है? बहुव्रीहि है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है या अव्यय भाव है? तो देखिए सुमति में तत्पुरुष समास है। देखिए सुष्ठुमति, इति सुमति। प्रादि तत्पुरुष के अंतर्गत आता है ये। सु से या कु से या प्रे से अति से जो विग्रह होगा वहां जो है प्रादि तत्पुरुष माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अग्रिम प्रश्न है, सर्वेषां भारतीयानाम इत्यत्र रेखांकित पदम। भारतीय नाम जो है उसको रेखांकित किया गया है। सर्वेषां भारतीयानाम इत्यत्र रेखांकित पदम अस्ति। रेखांकित पद है, विशेष्य है, विशेषण है, समासांतम है, विशेष्य विशेषण है। तो देखिए यहां सटीक उत्तर आएगा विशेष्य, और ये सर्वेषां जो है वो विशेषण है, तो ए ऑप्शन आएगा। भारतीय की विशेषता बताई जा रही है सभी शब्द से, तो यहां विशेष हो जाएगा। विशेष का मतलब है जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषण है जो विशेषता बताने वाला शब्द है। अग्रिम प्रश्न, विभिन्नता पदे के प्रत्यय। विभिन्नता पद में कौन सा प्रत्यय? टा, तल, ता, त्रिच। सटीक उत्तर आएगा बी, तल। विभिन्न शब्द के अंत में जब तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो तल में से तो तय शेष रहेगा, लेकिन इसके साथ टाप भी जुड़ जाता है। टाप में आ रहता है, क्योंकि तल प्रत्यय के साथ टाप प्रत्यय का योग होता है स्त्री लिंग की विवक्षा में, तो शब्द बनता है विभिन्नता। तो जो तल प्रत्यय है वो तद्धित प्रत्यय है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जोड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, तो यहां बी ऑप्शन आएगा। अग्रिम प्रश्न देखिए, संवादेन सर्वासाम समस्यानाम समाधानम भवितुम शक्नोति। रेखांकित जो पद है संवादेन, इसमें कौन सा कारक है? किम कारकम, कौन सा कारक है? कर्तृ कारकम, कर्म कारकम, संप्रदान कारकम, कर्ण कारकम। तो देखिए कर्ता कारक जो होता है, यहां तृतीय विभक्ति लगी तो कर्ण कारक है। प्रथमा विभक्ति कर्म कारकम,
द्वितीया विभक्ति, संप्रदान कारकम, चतुर्थी विभक्ति, कर्ण कारकम, तृतीया विभक्ति। तो तृतीय विभक्ति लगी हुई है संवादेन में, इसलिए यहां कर्ण कारक माना जाएगा। संवाद शब्द है, तृतीया विभक्ति एक वचन है। अब आगे बढ़ता हूं। अग्रिम प्रश्न के लिए एक गद्यांश और आया है। निम्नलिखित अपठित गद्यांशम आधारित प्रश्न संख्या 16 से 20 तक उत्तर देना है। अभी आपने 15 तक उत्तर लिया था, अब देखिए 16 से 20। जयपुर नगरम राजस्थान प्रांत से राजधानी अस्ति। जयपुर नगर राजस्थान प्रांत की राजधानी है। अस्य नगरस्य निर्माणम महाराजा जयसिंह अकरोत्। इस नगर का निर्माण महाराज जयसिंह ने किया था। अस्य नगरस्य ऐश्वर्यम निर्माण कौशलम सौंदर्यम च विलोक्य वैदेशिका अपि चकिता भवन्ति। इस नगर के ऐश्वर्य के निर्माण कौशल को और सौंदर्य को देखकर के वैदेशिक भी चकित हो जाते हैं। इदम नगरम भारतस्य पेरिस नामना प्रसिद्धम। यह नगर भारत के पेरिस के नाम से प्रसिद्ध है। तो जयपुर नगर राजस्थान प्रांत की राजधानी है। इस नगर का निर्माण महाराजा जयसिंह ने किया था। इस नगर के ऐश्वर्य के निर्माण कौशल और सौंदर्य को देखकर के वैदेशिक भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यह नगर भारत का पेरिस के नाम से जाना जाता है। अब देखिए बढ़ते हैं आगे। इसके आधार पर प्रश्न है 16वां। जयपुर नगरम इत्यस्मिन् पदे लिंगम अस्ति। जयपुर नगरम में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है? तो यहां नपुंसक लिंग आएगा क्योंकि जयपुर नगरम लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, जयपुर नगरम लिखा हुआ है, फलम की तरह रूप चल रहा है। पुरुष शब्द होता तो पुल्लिंग में हो जाता। अग्रिम प्रश्न है एकरोत् इत्यत्र क्या लकार है? एकरोत् में कौन सा लकार है? लिट लकार अर्थात भविष्यकाल, लोट लकार अर्थात आज्ञार्थक काल, लंग लकार अर्थात भूतकाल, लिंग लकार। दो भागों में बढ़ता है, आश्रलिंग और विधलिंग। सटीक उत्तर आएगा यहां सी, लंग लकार। क्योंकि एकरोत का अगर हम विश्लेषण करें तो एकरोत में क्री धातु है, लंग लकार भूतकाल है, प्रथम पुरुष एक वचन है। एकरोत एकुरताम एकुर्वन, एकरो एकुरतम एकुरुत, एकर्वम एकुर्व अकुर्म, इस तरह से बनेगा। बढ़ते हैं आगे। राजधानी इति पदे कै विग्रह। राजधानी शब्द का क्या समास विग्रह है? समास का प्रश्न है। राजानाम धानी, राजानाम धानी, राजा एवं धानी, राजस्य धानी, राज्ञाम धानी। सटीक उत्तर आएगा डी, यह शब्द है राज्ञानाम धानी। राजन शब्द का षष्ठी बहुवचन में राज्ञाम बनता है। तो राजधानी का जो समास विग्रह होगा वो राजाओं का निवास स्थल या स्थान माना जाएगा। तो यह सटीक उत्तर आएगा डी। 19वां प्रश्न है नगर ऐश्वर्यम इति पदस्य संधि विच्छेदक है। नगर ऐश्वर्यम का संधि विच्छेद क्या है?
ए ऑप्शन में नगरस्य धन ऐश्वर्यम, ए लग रहा है। नगरस्य धन ऐश्वर्यम, नगरस्य धन छोटी वाला ऐश्वर्यम, नगरस्य धन ऐश्वर्यम। सटीक उत्तर आएगा डी, नगरस्य धन ऐश्वर्यम। अधन आई बराबर आई। नगर धन आई धन शवर्यम। ईश्वर शब्द में ऐश्वर्यम कैसे बना? ईश्वर शब्द में जब हम से प्रत्यय जोड़ेंगे तो ऐश्वर्य बनता है, ध्यान रखिएगा। ऐश्वर्य शब्द की जो रचना है वो कैसे हुई है? ईश्वर शब्द में शय प्रत्यय जोड़ेंगे तो ऐश्वर्य बनेगा। जो संधि है वृद्धि संधि। तो पिछले प्रश्न में वृद्धि संधि होगी तो उस हिसाब से इसका संधि विच्छेद हुआ। अब देखिए 20वां प्रश्न है, इदम नगरम भारतस्य पेरिस नामना प्रसिद्धम। यह नगर भारत के पेरिस के नाम से प्रसिद्ध है। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? विशेषण का मतलब विशेषता बताने वाला। नगरम है, इदम प्रसिद्धम इति उभयम, इदम नगरम भारतस्य। तो देखिए नगरम तो क्या हो गया? विशेष्य, और इदम प्रसिद्धम इति उभयम ये हो गया विशेषण। दोनों ही है, इदम और जो है प्रसिद्ध। तो बी ऑप्शन का चयन करना होगा अपन को यहां। तो विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे जो है विशेष्य कहा जाता है। 21वें प्रश्न की ओर ले चलता हूं। पठती इति पदम लरटी, लरटी का मतलब है लिरट लकारे, लिरट लकार में परिवर्तित, लिरट लकार में परिवर्तित करना है तो पठेत बनेगा, पठिष्यन्ति बनेगा, पठतु बनेगा या पठिष्यति बनेगा। तो देखिए पहले ये ध्यान रखिए पठती है क्या? पठती एक धातु रूप है जिसमें पठ धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। पठेत में क्या है? पठ धातु, विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन है। एक वचन। पठिष्यन्ति में क्या है? पठ धातु है, लिरट लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन है। पठतु में पठ धातु है, लोट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। और पठिष्यति में पठ धातु है, लिरट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है।
अब पठती प्रथम पुरुष एक वचन है तो ये भी प्रथम पुरुष एक वचन बनाना पड़ेगा। तो पठेत पठेताम पठेयु पठे पठेतम पठेत पठेम पठे पठेम। पठेत में पठ धातु है, लिंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। पठिष्यन्ति में पठ धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन है। पठिष्यति पठिष्यते पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यते पठिष्यत। पठिष्यामि पठिष्यावे पठिष्यामि। पठतु में पठ धातु है, लोट लकार है और प्रथम पुरुष एक वचन है। पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानी पठा पठम। और पठिष्यति में पठ धातु है, लेट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। तो यहां सटीक उत्तर जो आएगा वो पठिष्यति आएगा, डी ऑप्शन। पठती का लेट लकार में पठिष्यति बनेगा। अग्रिम प्रश्न है 78 78। इस संख्या को संस्कृत में क्या लिखेंगे? अष्टसप्तति, अष्टासप्तति, अष्टसप्तति, अष्टासप्तति दोनों, सप्तष्टसप्तति। एकदम सटीक उत्तर आएगा सी। अष्टसप्तति और अष्टासप्तति दोनों तरह से लिखा जाता है 78 को। अब देखिए आगे बढ़ता हूं। एकारस्य उच्चारण स्थानम किम? एकार का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, कंठोष्ठम, कंठतालु, तालु। देखिए सटीक उत्तर आएगा ए, वो सॉरी सी, उच्चारण स्थान के आधार पर, क्योंकि कंठ का सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम। कंठ आकार का वर्ग है और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठोष्ठ के लिए सूत्र है ओत औतो कंठोष्ठम। और औ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठोष्ठ है। कंठ तालु का है एत ऐतो कंठ तालु। ई और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तालु का है इचूय सानाम तालु। तो ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। ई इकार च वर्ग य और से का उच्चारण स्थान तालु होता है। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है और अ का वर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान जो है कंठ होता है। तो यहां सटीक उत्तर आएगा सी। अग्रिम प्रश्न है, देखिए माहेश्वर सूत्रेषु को वर्ण द्विरुक्त है। द्विरुक्त का मतलब द्वियुक्त है, जो दो बार बोला गया है वो वर्ण कौन सा है? ण ल च है। सटीक उत्तर आएगा डी है। द्विरुक्त है वर्ण शिव सूत्रेषु है, दो बार आया है। एक तो पंचम शिव सूत्र में आया है और एक जो है आपके चतुर्दश शिव सूत्र में आया है। आई उणे रील रख है एओ अंग आइयो च हयव्रट लण यमंगणम झबिये घड़दस जब घड़दस खपे छठा छठतम कपिय ससरहल। इत संज्ञक के रूप में तो नकार मूर्धन नय व्यंजन दो बार आया है और वर्ण के रूप में हकार दो बार आया है। ये ध्यान रखिएगा माहेश्वर सूत्रों में, और ये माहेश्वर सूत्रों की विशेषता है खास। अब देखिए आगे बढ़ता हूं, तो यह सटीक उत्तर जो है डी आएगा। अग्रिम प्रश्न है संस्कृतेन अनुवाद, संस्कृत में अनुवाद करवाना है। 25वां और 26वां प्रश्न है जल के बिना जीवन नहीं है। जल के बिना जीवन नहीं, इसका अनुवाद क्या होगा? जलम बिना जीवनम न अस्ति, जलेन बिना जीवनम न अस्ति, जलात बिना जीवनम न अस्ति, जलम जलेन जलात्वा बिना जीवनम न अस्ति। सटीक उत्तर आएगा डी, क्योंकि विना योगे, विना जो है विना योगे, विना अव्यय के योग में द्वितीया भी लगती है, तृतीया भी लगती है और पंचमी भी लगती है। इसलिए टी ऑप्शन एकदम सही है कारक की दृष्टि से। जलातवा, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा? जलात धनवा।
तो जल के बिना जीवन नहीं है। सटीक उत्तर डी आएगा। 26वां प्रश्न है, उसने प्राण त्याग दिए या त्यागे, तो ए ऑप्शन में से प्राणम त्यजत, हलंत नहीं है यहां, ये गलत है। से प्राणान त्यजत, तेन प्राणान त्यजत, त्यजन, तेन प्राण त्यक्त है। सटीक उत्तर आएगा से प्राणान त्यजत, ये शुद्ध है, बाकी सभी गलत हैं। तो बी ऑप्शन। कारक की दृष्टि से प्राण शब्द जब निकलते हैं, प्राण निकलते तो बहुवचन में माने जाते हैं, और त्यागने के लिए त्यज धातु है लंग लकार में। तो एत्यजत, एत्यजताम, एत्यजन, एत्यज, एत्यजतम, एत्यजत, एत्यजम, एत्यजाव, एत्यजाम। तो यहां भूतकाल का सेंटेंस है ये। तो यहां हो जाएगा लंग लकार। 27वां प्रश्न है, मया त्रीणी पुस्तकानि पठितम, मेरे द्वारा 3 पुस्तक पढ़ी जाती हैं। इति वाक्यम संशोधित, इस वाक्य को संशोधित करो। मया त्रीणी पुस्तकानि पठितवान, अहम त्रीणी, मैंने 3 पुस्तक पढ़ी, यह है। अहम त्रीणी पुस्तकानि पठितानि, मया त्रीणी पुस्तकानि पठितानि, मया त्रीणी पुस्तकम पठितानि। तो देखो मया त्रीणी, तिंगस त्रीणी, त्रीणी आएगा पुस्तक के साथ, मया त्रीणी पुस्तकानि और पठितानि, सी ऑप्शन आएगा। पुस्तक शब्द नपुंसकलिंग में, तो संख्यावाची शब्द भी नपुंसकलिंग में आएगा, तो सी ऑप्शन आएगा। अग्रिम प्रश्न है, प्रश्न एक रह गया था अपन से, यहां रह गया, देखो उसने प्राण त्यागे। 26वें के बाद में 27वां प्रश्न रह गया, स गीताम पढ़ती, वह गीता पढ़ता है, इसका वाच्य परिवर्तन करना है। ये कर्तृवाच्य का है, इसको कर्म वाच्य में बदलना है। तेन गीताम पठ्यते, तेन गीता पठ्यते, तेन गीता पठ्यन्ते, तेन गीता पठ्यते। तो देखो सटीक उत्तर आएगा डी, तेन गीता पठ्यते, कर्म वाच्य में। कर्म वाच्य के कर्ता में तृतीया लग जाती है, कर्म में प्रथम व्यक्ति का प्रयोग होता है, और क्रिया कर्म के अनुसार होती है, परस्मैपदी से आत्मनेपदी बन जाती है। तो तेन गीता पठ्यते, से का तेन हो जाएगा, गीता का प्रथमा गीताम का, जो गीता का प्रथमा गीता हो जाएगा, और पठ धातु का आत्मनेपद रूप पठ्यते बन जाएगा। अब देखिए अग्रिम प्रश्न है, सरस्वती श्वेत वस्त्र आवृता वर्तते, सरस्वती सफेद वस्त्रों से युक्त है। रेखांकित पद में प्रश्नवाचक के लिए, प्रश्न निर्माण के लिए क्या होगा? ए ऑप्शन में सरस्वती कुत्र आवृता वर्तते, गलत है। सरस्वती केन आवृता, केन नहीं आएगा क्योंकि जो है बहुवचन में है। सरस्वती कई आवृता वर्तते, ये सही है। सरस्वती किम आवृता वर्तते, ये गलत है। तो सरस्वती किससे ढकी हुई है? किम शब्द का रूप जब बहुवचन में चलाएंगे तृतीय बहुवचन में, तो कई बनेगा, तो सटीक उत्तर आएगा सी। अब देखिए मया त्रीणी पुस्तकानि पठितानि, तो अपन ने ये ले लिया था, दोबारा से ले लेते हैं। मेरे द्वारा 3 पुस्तक पढ़ी गई, तो यहां देखिए पठितम है यहां, तो इसको वाक्य में संशोधन करेंगे, तो मेरे द्वारा मैं 3 पुस्तक पढ़ चुका हूं। तो रुको, यहां एक मिस्टेक है, रुकिए देखिए, दोबारा से देखिए इसको, प्रश्न को। मया त्रीणी पुस्तक, इसमें संशोधन करना है। अब यहां मेरे द्वारा 3 पुस्तक पढ़ी गई, तो मया त्रीणी पुस्तकानि पठितानि, मया त्रीणी पुस्तकानि पठितवान, अहम त्रीणी पुस्तकानि पठितानि, मया त्रीणी, ये आएगा, सी ऑप्शन ही आएगा, मया त्रीणी पुस्तकानि पठितानि। अब देखिए अंतिम प्रश्न है, सूक्ति पे है, पिबन्ति स्वयमेव नम्ब अनम्भ समुचित पदेन सूक्ति। नद्या, नदा, नदी, नद्य, डी आएगा। पिबन्ति नद्य, स्वयमेव नम्भ, नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीती, वो परोपकार के लिए जो है अपना जल देती हैं।
तो इस तरह से यहां नदी नद्यव नद्य, देखो नदी नद्यव नद्य, इस तरह से बनेगा। तो यह सटीक उत्तर आ जाएगा नद्य, इस तरह, ये ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी प्रश्नोत्तरी हुई। अब अग्रिम प्रश्नोत्तरी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी के लिए जो है कल्याण की कामना करता हूं। सभी का कल्याण हो और आप अपने मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं। कृष्णम वंदे जगतगुरु।